हेलो गाइस, दिस इज रवि बजाज एंड आप सभी का ग्रामर के इस टॉपिक इस सेशन में स्वागत है। आज हम इस सेशन में लेने वाले हैं गोल्डन रूल्स। तो गोल्डन रूल्स में हम आपके साथ ग्रामर के कुछ ऐसे रूल्स डिस्कस करेंगे, उनकी बारीकियों को जानेंगे जो आप कभी कभी बुक्स में मिस कर जाते हैं। ठीक है, तो चलिए कॉपी पेन उठाइए और तैयार हो जाइए। तो आज का जो हमारा रूल है गोल्डन रूल्स में ग्रामर में, जो आज का हमारा रूल है बहुत खास, वो है इट्स अबाउट कंडीशनल्स। कंडीशनल्स बहुत तरह के होते हैं और देखिए जितने वर्ड्स आप यहां देख रहे हैं स्क्रीन पर, बोर्ड पर, ये सभी से अगर कोई सेंटेंस शुरू होगा तो वो कंडीशनल होगा। इफ, यदि, व्हेन, जब। एक व्हेन का मीनिंग कब भी होता है, मैं कब वाले व्हेन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां लिख देता हूं, ये कब नहीं है, इस व्हेन का मीनिंग हम जब लेकर चल रहे हैं। ठीक है। प्रोवाइडेड, एक प्रोवाइड तो वर्ब होता है प्रदान करना, बट ये प्रोवाइडेड का मीनिंग है बशर्ते, ऑन दैट कंडीशन। एज लॉन्ग एज, जहां तक। सो लॉन्ग एज का भी सेम मीनिंग, एज सुन एज, जैसे ही। सपोज, मानो, मैथमेटिक्स में बहुत यूज करते होंगे, सपोज द वैल्यू ऑफ एक्स इज इतना। इन केस का भी मीनिंग वही है। ऑन कंडीशन, इस कंडीशन पर। अनलेस, जब तक नहीं। अंटिल का भी सेम मीनिंग है, जब तक नहीं। याद रखिएगा अंटिल में सिंगल एल आता है, डबल एल नहीं आता। टिल में डबल एल आता है। आफ्टर, बाद में। बिफोर, पहले। ये सब जो वर्ड्स हैं ये इशारा कर रहे हैं कंडीशनल्स की ओर। अगर इनसे कोई सेंटेंस इंग्लिश में शुरू होगा तो एक शर्त वाला वाक्य होगा, एक कंडीशनल सेंटेंस होगा। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल भी ले रहा हूं, बिना एग्जाम्पल के तो मजा ही नहीं आएगा। ठीक है, बट एक छोटा सा रूल मैं साथ में ऐड कर देता हूं। इन सब वर्ड्स के बाद आप इंग्लिश में कभी भी विल, शैल या वुड यूज नहीं कर सकते। यू कैनॉट यूज विल, शैल और वुड आफ्टर दीज कंडीशनल वर्ड्स। नरेशन में एक अलग केस है, एक्सेप्शन है, वो अलग है। अदरवाइज आप इनके साथ विल, शैल, वुड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और करते हैं तो एरर हो जाएगी। अब यहां क्यों नहीं कर सकते, इसका भी एक रहस्य है, वो मैं आपके सामने उजागर करना चाह रहा हूं। क्या आपने अगर कभी एक वर्ड सुना हो क्लोज, तो क्लोजेस में दो तरह के क्लोजेस हमें खास मिलेंगे। एक होता है प्रिंसिपल क्लोज और एक होता है डिपेंडेंट क्लोज। अब ये क्या होता है जी, ये भी समझ लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, दो क्लोजेस को मिलाकर एक सेंटेंस बन जाता है। जो प्रिंसिपल क्लोज होता है ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, ये दूसरे फ्रेज पर आश्रित नहीं होता। मतलब ये कैसे, अगर ये अकेले में प्रिंसिपल क्लोज को लिखा होगा ना, जैसे आई विल विन द मैच, मैं मैच जीत जाऊंगा, या आई विल टीच यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, इसके साथ हमें कुछ और लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसका मीनिंग हमें समझ आ रहा है। बट जो डिपेंडेंट क्लोज होता है ना, डिपेंडेंट यानी कि निर्भर है, ये हमेशा प्रिंसिपल क्लोज पे निर्भर होता है। तो इसका अगर सिर्फ डिपेंडेंट क्लोज लिखा होगा, साथ में अगर प्रिंसिपल क्लोज नहीं लिखा है, सिर्फ डिपेंडेंट क्लोज लिखा हुआ है, तो उसका जो मीनिंग है वो इनकम्प्लीट रहेगा, हमें समझ ही नहीं आएगा। जैसे कि अगर बारिश हुई, आगे कुछ लिखा ही नहीं हुआ। अगर बारिश हुई, आप पूछेंगे भाई क्या करेंगे फिर, अगर बारिश हुई तो क्या, कुछ बताओ ना। अगर बारिश हुई तो मैं तुम्हें पार्टी दूंगा, मैं तुम्हें पार्टी दूंगा, प्रिंसिपल क्लोज, इसका मीनिंग तो नहीं कर रहा है। अगर बारिश हुई, इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसमें हम कुछ सुनना चाह रहे हैं कि कम ऑन कंप्लीट दिस सेंटेंस। क्या, अगर मैं पास हो गया ना तो मिठाई बांटूंगा, समझ आ रहा है। बट अगर मैं सिर्फ इतना कह दूं, अगर मैं पास हो गया, अगर मैं फेल हो गया, तो भैया ये तो इनकम्प्लीट है, इसका मीनिंग नहीं निकल रहा। जिनके मीनिंग नहीं निकलते वो डिपेंडेंट क्लोज होते हैं, और जिनका मीनिंग अपने आप में पूरा निकलता है उसे इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं। अब मैं उन वर्ड्स को आपको एक बार फिर दोबारा दिखा रहा हूं। ये जितने कंडीशनल वर्ड्स हैं, अगर इनसे कोई सेंटेंस शुरू होगा तो वो डिपेंडेंट क्लोज ही होगा, वो ये वाला क्लोज होगा। ठीक है, वो प्रिंसिपल क्लोज नहीं हो सकता। और डिपेंडेंट क्लोज का अपने आप में कभी कोई मीनिंग नहीं निकलता जब तक उसके साथ प्रिंसिपल क्लोज ऐड ना किया जाए। इसीलिए ये जितने वर्ड्स हमने लिखे डिपेंडेंट क्लोज वाले, इनके बाद विल, शैल, वुड इसीलिए नहीं आता क्योंकि अपने आप में पूरे नहीं होते हैं। आइए जानते हैं कुछ सेंटेंसेस, उनके एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये सेंटेंस देखिए नंबर 1, एग्जाम्पल बहुत काम के हैं आपके लिए। देखिए, कह रहे हैं
इफ इट विल रेन वी विल प्ले फुटबॉल, अगर बारिश होगी तो हम फुटबॉल खेलेंगे। तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। क्यों? अभी मैंने बताया इफ से जब कोई सेंटेंस शुरू होगा तो विल नहीं आना चाहिए। अब क्या करें? अगला पार्ट सही है, वी विल प्ले फुटबॉल। ये कौन सा क्लोज है जी? ये प्रिंसिपल क्लोज है। मैं लिख देता हूं, ये प्रिंसिपल क्लोज है। इसका मीनिंग अपने आप में निकल रहा है कि हम फुटबॉल खेलेंगे, वी विल प्ले फुटबॉल, बट इसका मीनिंग नहीं निकल रहा अगर बारिश हुई तो आप इसे, अगर ये फ्यूचर में है तो आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, रूल है। वैसे तो मैंने कंडीशनल्स को अलग से भी पढ़ाया है, आप उन सेशंस को अटेंड कर सकते हैं, बट आज बात सिर्फ कंडीशनल्स की और उन वर्ड्स की हो रही है, इसलिए मैं इतना बता रहा हूं। तो ये जो पार्ट है यहां पर बिल्कुल गलत है। इसकी करेक्शन ऐसे होगी जी, इफ इट रेन्स। भाई इट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ये एफ है, इफ, ठीक है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ऐसे ऐड हो जाएगा, आई गो, यू गो, ही गोज होता है, ठीक है। सो इफ इट रेन्स ये सेम रहेगा, वी विल प्ले फुटबॉल, ठीक है। अब इंग्लिश में क्या होता है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस पार्ट को पहले लगा दो, इसे बाद में, वो चलेगा, वी विल प्ले फुटबॉल इफ इट रेन्स। बट इफ वाला जो ये क्लोज है ना, इसमें विल शैल वुड नहीं आना चाहिए। जैसे कि सेंटेंस नंबर 2 देखिए, व्हेन आई विल गो टू आगरा आई विल इन्फॉर्म यू। जब मैं आगरा जाऊंगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। अब देखिए आप पता लगा पा रहे हैं इसमें प्रिंसिपल क्लोज क्या है, जिसका अपने आप में पूरा मीनिंग निकल रहा है। क्या? मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, आई विल इन्फॉर्म यू, ये है प्रिंसिपल क्लोज। बट व्हेन आई विल गो टू आगरा ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है। तो इसमें क्या करेंगे? गड़बड़ है। क्या? विल नहीं आना चाहिए था। तो करेक्शन क्या हो जाएगी? व्हेन आई गो टू आगरा, क्या लिखेंगे जी? व्हेन आई गो टू आगरा, बाकी सेम रहेगा, आई विल इन्फॉर्म यू, यहां लिख देते हैं यू। आपने एक बात और नोटिस की, मैंने आपको कहा इस पार्ट को आप बाद में भी यूज कर सकते हैं, इस पार्ट को आप पहले भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। बट अगर कोई सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज से शुरू होगा, यानी कि ये वाला पार्ट यहां आ जाए या ये वाला पार्ट यहां आ जाए, तो फिर आप कोमा नहीं लगाएंगे। बस यही फर्क है। अगर इस पार्ट से शुरू हो रहा है, डिपेंडेंट क्लॉज से शुरू हो रहा है, तो फिर कोमा आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने हमने वर्ड्स देखे ना कंडीशनल वाले, है ना, ये कोमे का ही तो काम कर रहे हैं, इसमें कोमे की क्या जरूरत है ना। ओके, चलिए सेंटेंस नंबर 3 देखिए, सपोज इफ यू विल विन द मैच यू विल इन्फॉर्म अस। मान लो कि अगर तुम मैच जीत गए तो हमें इन्फॉर्म कर देना। आपको पता है इस सेंटेंस में 2 बेवकूफी यानी कि 2 एरर्स हैं। कैसे? पहला तो ये सुपरफ्लुअस हो रहा है। क्या? देखिए, सपोज और इफ का मीनिंग सेम होता है तो दोनों नहीं आने चाहिए इकट्ठे, या सपोज लगाइए या इफ लगाइए। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सपोज को मान लो, इफ को क्रॉस कर दो, और दूसरा बाद में विल नहीं आना चाहिए। तो गड़बड़ क्या हुई? यही तो गड़बड़ हुई। तो सेंटेंस क्या बनेगा? सपोज यू विन द मैच, या इफ यू विन द मैच यू विल इन्फॉर्म अस। ये सही है, प्रिंसिपल क्लोज यहां सही लगा हुआ है, ठीक है। तो हम यहां लिख दें एक बार, सपोज यू विन द मैच, comma you will inform us। तो आशा करते हैं आपको समझ आ रहा है। आज आपने सीखा है प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं इसे, ठीक है। ये देखिए जी, क्या आप इसे पता लगा पाएंगे कि यहां कोई गलती है क्या? आई विल हेल्प यू। अब ये सेंटेंस जो है ना, मैं आपकी सहायता करूंगा, इसका तो मीनिंग निकल रहा है अपने आप में, क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लॉज से शुरू हो रहा है। भाई मैं आपकी सहायता करूंगा, आप यहां फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रहा है इसका मीनिंग, यहां कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, ठीक है। फिर आ गया वर्ड प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड का मीनिंग क्या बताया मैंने? बशर्ते। यू विल स्पीक द ट्रूथ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा बशर्ते तुम मुझे सच बताओ, ठीक है। बताओ या बताओगे, हिंदी में जो मर्जी बोल दो, बट प्रोवाइडेड के बाद ये जो विल आ रहा है ये गलत आ रहा है। प्रोवाइडेड यू स्पीक द ट्रूथ, प्रेजेंट डेफिनेट आना चाहिए।
क्योंकि प्रोवाइडेड वाला पार्ट ये सारा कंडीशनल आ रहा है, ठीक है। कंडीशनल मीन शर्त, मतलब इस केस में ही मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा बशर्ते, ऑन दैट कंडीशन, सपोज, इफ, ये वाले सेंस। इसके बाद विल शैल वुड नहीं आना चाहिए, अभी हमने लिखा था नोट। कूल। अब ये देखिए जी, एज सुन एज आई विल रीच द ऑफिस, जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचूंगा, सपोज कीजिए यहां पर फुल स्टॉप होता और आगे सेंटेंस होता ही ना, तो क्या इसका कोई मीनिंग निकालते हैं आप लोग? क्या आप कहते हैं कि इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचूंगा, तो सुनने वाला बोलेगा तो क्या करेगा भाई? क्या करेगा? पीटेगा, पार्टी देगा, इन्फॉर्म कुछ करेगा ना। इनकम्प्लीट लग रहा है, इसलिए ये प्रिंसिपल क्लोज नहीं है, ये डिपेंडेंट क्लोज है। तो इस केस में आपको यहां विल लगाना नहीं चाहिए। सो क्या होना चाहिए? प्रेजेंट डेफिनेट में कैसे बनाएंगे? एज सुन एज आई रीच द ऑफिस आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें फोन करूंगा या बुलाऊंगा, ठीक है। तो ये है प्रिंसिपल क्लोज, ये तो सही है, बट ये विल हट जाएगा और हमारा सेंटेंस अब सही हो जाता है। अच्छा, सपोज कीजिए आई की जगह अगर यहां ही लिखा होता तो क्या करते? तो फिर आप कर देते एज सुन एज ही रिचेस कर देते, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस और एस लग जाता है, तब ऐसा करते हैं, फिलहाल अभी नहीं कर रहे हैं। ओके, एक लास्ट सेंटेंस लेते हैं। इन केस ही विल विन लॉटरी विल ही थ्रोस द बैश। मान लो अगर वो लॉटरी जीत गया तो क्या हमें पार्टी देगा? देखिए, एक नया वर्ड मेरे हिसाब से आपके आगे है, थ्रोस द बैश का मीनिंग होता है, इस फ्रेज का मीनिंग होता है पार्टी देना। अब थ्रो का मीनिंग आप वर्ड की हिंदी लगाएंगे तो ऐसा मत कहना कि थ्रो अस, हमें फेंक देगा बैश में। बैश का मीनिंग पार्टी होता है और पार्टी देने की इंग्लिश थ्रो होती है। मैं आपको पार्टी दूंगा, आई विल थ्रो यू द बैश, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इन केस ही विल, आपने देखा इन केस से जब कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो विल यहां पर गलत लगा हुआ है। क्या करना चाहिए हमें? क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए इन केस ही विंस हो जाएगा। इन केस ही विंस लॉटरी विल ही थ्रो अस द बैश। अगर मान लो इसके इस सिचुएशन में, एक केस में वो जीत जाता है लॉटरी, क्या वो हमें पार्टी देगा? इसका मीनिंग ये हुआ, ठीक है जी। तो आपको कितना समझ आया है टॉपिक? कंडीशनल के कुछ वर्ड्स थे जिनके बाद हमने आपको बताया कि हम बिल्कुल भी इनके बाद विल शैल वुड नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि इन वर्ड से शुरू होने वाले सारे सेंटेंसेस क्या होते हैं? डिपेंडेंट क्लोज में आते हैं। और डिपेंडेंट क्लोज का इंग्लिश में रूल ये होता है कि विल शैल वुड नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि इनका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं निकलता। इनका मीनिंग तभी निकलेगा जब इनके साथ एक प्रिंसिपल क्लोज ऐड हो जाता है। आपने दूसरी चीज ये सीखी, जब कोई सेंटेंस प्रिंसिपल क्लोज से शुरू होता है तो उसके बाद कोमा नहीं लगता। अगर डिपेंडेंट क्लोज से शुरू होता है तो कोमा लगता है, ठीक है, फाइन। तो इसे रिवाइज कीजिएगा। अब हम मिलेंगे अगले सेशन में। फिलहाल एनी टाइम लर्निंग ऐप पर हमारे कुछ इस तरह के पैकेजेस हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और अब हम मिलते हैं अगले सेशन में, आपको कराएंगे हम कुछ और ग्रामर के गोल्डन रूल्स। इसके अलावा हमारी वोकेबलरी, न्यूज ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज के सेशंस जरूर अटेंड करें। एंड मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।